नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत सियासत के संजीदा विषय पर। दरअसल संजीदा इसलिए भी क्योंकि सियासत में अगर संजीदगी ना हो, खिलन्नड़पन होगा, तो फिर देश किस दिशा में जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं हो लग सकता। मन मर्जियों की बात करें, बदजुबानियों की बात करें या चाल चलन बिगड़ने की बात करें, अगर ये सियासत में होगा तो फिर देश चौराहे पर खड़ा होगा और अराजकता मुँह बाय खड़ी होगी। ये हो सकता है कि किसी दिन सुबह के दिन की तरह सुविचार हो, लेकिन दरअसल देश 18वीं लोकसभा में तो इसी दौर में जाता हुआ दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं लोकसभा के कार्यकाल के खत्म होने के पहले इस दौर से बाहर भी निकल आए। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देश में किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी और जो दूसरा विपक्ष में सामने दल है वो सब मिलाकर भी अकेली भाजपा के बराबर नहीं हुए। अगर इसके बाद पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि अब जो भाजपा नीति सरकार है, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो कल ही गिर सकती है, उसके दिन कितने हैं, अगर ये बात पहले दिन से की जाए, इसका मतलब कि प्रतिपक्ष या देश के भीतर एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे अनिश्चितता हो, दुविधा हो, भ्रम हो और राजनीतिक अस्थिरता हो। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि देश की 18वीं संसद में, 18वीं लोकसभा के भीतर सत्ता पक्ष में कितने संजीदा लोग हैं और देश का विपक्ष जो सत्ता पर नकेल कसता है, जो सत्ता को नियंत्रण में रखता है, उस विपक्ष में कितने संजीदगी भरे लोग हैं। मैं चर्चा की शुरुआत में सिर्फ एक लाइन जोड़ूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इस पद पर आसीन हुए हैं 2 बार की कोशिशों के बाद। 2014 में वो इस पद पर नहीं बैठ पाए क्योंकि कांग्रेस को उतने अंक नहीं मिले थे, उतने नंबर नहीं मिले थे, यानी उनका इतने भी सदस्य नहीं आते कि वो एक मान्य नेता प्रतिपक्ष बन पाए। कमोबेश यही स्थिति 2019 में रही। इस बार भाग्य से, देश के सौभाग्य से, राहुल गांधी के भी भाग्य से उनको 99 सीटें मिली, लेकिन ये भाजपा की 240 की तुलना में काफ़ी कम है। वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन हुए और पहले ही दिन से जो हालात दिखे वो कुछ ऐसा लगा कि कॉलेज के लेवल से भी नीचे का स्तर लोकसभा का जा रहा है। मैं इसमें अंतिम बात को दोबारा फिर से दोहराऊंगा, वो ये कि 1980 के दशक में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, दोबारा जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में उसका अवसान हो गया था, तब संजय गांधी और उनके साथी जीत कर आए थे। उसमें कमलनाथ जी भी थे, उसमें जगदीश टाइटलर थे, उसमें सज्जन कुमार थे, उसमें माखनलाल फोतेदार भी हुआ करते थे, उसमें आर.के. धवन थे। आर.के. धवन तो इंदिरा जी के पीए माने जाते थे। लेकिन तब ऐसा माहौल था कि ऐसा लगा जैसे कि भारत का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो एक तरह से किसी कॉफ़ी हाउस का हिस्सा हो गया है। हलो हाय और शॉल जीन्स और उसके बाद जिस तरह से उसमें हुल्लड़ और उड़दंग हुआ, लेकिन तब भी लोग कहते थे कि देश का भविष्य संजय गांधी है। इंदिरा जी के अवसान के बाद, उनकी निर्मम हत्या के बाद लोगों ने राजीव गांधी में देश का भविष्य देखा। उसके बाद सोनिया जी ने देश का भविष्य मनमोहन सिंह में देखा। बीच का एक 5 साल का काल था जिसमें पीवी नरसिम्हा राव भी देश के भविष्य बने और उन्होंने आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत को एक अच्छी अर्थव्यवस्था दी और देश को नए प्राण दिए। लेकिन आज की हम बात करें तो राहुल गांधी को हम देश के भविष्य के रूप में देख रहे हैं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि चर्चा खाली राहुल गांधी पर केंद्रित नहीं है, चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि आखिर देश में संसद कहाँ जाएगी, देश की विधानसभाएं किस दिशा में जाएंगी। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे 2 वरिष्ठ मेहमान स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्र जी, और स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत संजीदगी भरे रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ की ये जो सियासत की मन मर्जियाँ हैं, सियासत की जो बदजुबानियाँ हैं और सियासत के चलन में जो एक तरह से बेचलन हो रहा है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं कि देश कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। उनको जीवन में जो पाना चाहिए था वो पा चुके हैं। मुझे लगता है कि एक बार देश का प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात होती है, वो तीसरी बार बने हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनको आप कैसे देखते हैं
एक चीज़ और कि जब देश में ज्योतिराज सिंधिया के पिताश्री माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ, तब लोगों ने कहा कि देश का एक भविष्य का बहुत अच्छा नेता हमने खो दिया। कांग्रेस की जब राजेश पायलट की दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब भी लोगों ने कहा कि हमने देश का बहुत अच्छा नेता खो दिया जो भविष्य में देश का नेतृत्व करते। भाजपा की बात करें तो जब प्रमोद महाजन की मृत्यु तब भी लोगों ने कहा कि देश को नुकसान हो गया है। सुषमा स्वराज जी की मृत्यु तब लगा कि देश को नुकसान हो गया है। अरुण जेटली की जब मृत्यु हुई तब लगा कि देश को नुकसान हो गया है। तो बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, देश की जो युवा धारा वो किस तरफ जा रही है, और आज संसद में जो युवा हैं वो आपको कितना उम्मीद से भरते हैं और कितना नाउम्मीद करते हैं। रंजन जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बड़े रेलिवेंट हैं। वाकई दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे नेता जो देश का भविष्य बन सकते थे या किसी दूसरे राह पे ले जाते, वो हमारे बीच नहीं है। समय ने उनको छीन लिया। रहा संसद के अंदर की बात, तो जाहिर है जो संसद के अंदर लोग हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या जो समसामयिक स्थितियां हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है। 77 के बाद विपक्ष मजबूत होना शुरू हुआ और समय समय देखा हम लोगों ने, तो कांग्रेस जो एक तरफा चलती थी पहले 77 तक, वो नहीं रहा। और जब से भाजपा 1980 में बना तो से विपक्ष और मजबूत हुआ है। पहले जनता पार्टी थी, फिर जनता दल भी है। रहा अंदर की बात, तो आपने जो निराशा या आशा की बात की, वो बहुत ही विशद सब्जेक्ट है, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, और मैं आपको साधुवाद देना चाहेंगे आपने विषय उठाया। प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष अभी तो एकजुट हुआ है। अभी इंडिया ब्लॉक जो हुआ है कुछ समय पहले एकजुट हुआ है, और जो मैंने शुरुआती स्पीच देखा नेताओं का, तो इंडिया ब्लॉक वर्सेस बीजेपी का जो युद्ध देखा हम लोगों ने लोकसभा में, उसका एक्सटेंशन था वो। और हमें नहीं भूलना चाहिए राघवेंद्र जी कि बहुत सी कड़वी परिस्थितियां हुई हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, चाहे ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो। तो सही हो गलत हो वो अलग बात है, उस विषय में नहीं पढ़ते हम लोग, लेकिन विपक्ष का मानना है कि उनको मिसयूज किया गया, अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात थी, इस तरह से किनारे करके नेस्तनाबूद करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं, अगर जनता की बात माने, जो लोगों से बात होती है, जो भाजपा कट्टर समर्थक हैं, ऐसे लोगों को भी लगा कि चूंकि ईडी का जिस तरह से मिसयूज हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, तो संसद में दिखना था। राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके भाग्य से या देश के भाग्य से पहली बार 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला। राहुल गांधी के पास जो प्रॉब्लम है, शब्दों के चयन में कमी है। जो उन्होंने हिंदुओं की बात की, वो ये कहना चाहते थे कि भाजपा के जो लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं। लेकिन जब भी मेरा जो ख्याल है, मेरा जो मानना है कि राहुल गांधी को हिंदुत्व, हिंदू रिलीजन, कल्चर, इस पे बोलने से बचना चाहिए। उनका फोर्टे नहीं है, उनका पिच नहीं है। जब भी ऐसा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं मौका देते हैं सत्ता पक्ष को। लेकिन ऐसे बहुत से नेता जो आपने कुछ नाम लिए 4-5, मुझे लगता है आज भी संसद में विपक्ष मजबूत हुआ है, और दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष की तरफ, सत्ता पक्ष में नए नेताओं की एक फौज खड़ी हुई है। अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं। सुप्रिया सुले हैं, राहुल गांधी हो, गौरव गोगोई हैं, अनुराग ठाकुर हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जो मुझे दिख रहे हैं, जो आने वाले समय में हम भविष्य ना भी कहें, लेकिन एक सुंदर चित्र देश का प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं, खराब दिशा में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल आपने आखिरी में कहा कि राहुल गांधी को हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। हमारा मानना है कि बेशक बोलना चाहिए, जितनी आपको जानकारी उतना पूरा बोलिए आप। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही क्यों बोलते हैं। क्या देश में सिर्फ हिंदू धर्म है, सिर्फ सनातन है? दरअसल कांग्रेस का गठजोड़ उन दलों के साथ है जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस का गठजोड़
मुस्लिम लीग के जैसे नेताओं के साथ है जो हिंदुत्व के खिलाफ रहते हैं। अब आप इस पर चलेंगे और हिंदुत्व पर बोलेंगे तो फिर लोग आप पर सवाल खड़े करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक ज़माने में था जब लोग कहते हैं कि सारे आतंकी मुसलमान नहीं होते हैं, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, मुसलमान ही आतंकी क्यों होते हैं। तब ये कहा गया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इसी कांग्रेस ने कहा कि सैफरॉन टेररिज्म, फिर आपको टेररिज्म में केसरिया क्यों दिख गया है, फिर आपने कहा कि हिंदू हिंसा करता है। तो दरअसल ये कहीं ना कहीं भीतर जो आपकी मंशा है वो भी रिफ्लेक्ट होती है। सवाल ये नहीं कि आप इसको बोलने से बचें, सवाल ये कि आप जरूर बोलें लेकिन अपने आप को रिफाइन करते जाएं। अगर भारतीय लोकतंत्र में आप किसी धर्म के साथ आंख बंद करके खड़े होंगे और दूसरे धर्म के खिलाफ जाएंगे तो ये देश में मुझे लगता नहीं कि चल पाएगा। खासतौर से बहुसंख्यक की हम बात करें, क्योंकि एक ज़माने में लोग अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बोलने में भी संकोच करते थे। अब देश की राजनीति इतनी दलदल में जा रही है, रंजन जी और योगराज जी, मैं आपसे भी पूछूंगा कि अब लोग इस पर, हम चैनल पर इस पर बात कर रहे हैं खुलकर, हिंदू और मुसलमान, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। हमने तो चर्चा में ये भी कभी तय किया था कि जब, और अभी भी हम उसका पालन करते हैं कि जब चुनाव होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि फला विधानसभा क्षेत्र में इतने दलित हैं, इतने अगड़े हैं, इतने पिछड़े हैं, इतने मुसलमान हैं, क्योंकि इससे वोट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मीडिया कर्मी के तौर पर लोकतंत्र के साथ थोड़ी सी जाति करेंगे। लेकिन योगीराज जी, पूरी चर्चा इस पर केंद्रित है कि देश में जो मजबूत होता हुआ विपक्ष दिख रहा है, संसद में उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका जो बातचीत कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन क्या जा रहा है, और वो संसद में क्या बात कर रहा है और फिर सड़क पर क्या बात कर रहा है। संसद और सड़क में आपको अंतर करना पड़ेगा। जो सड़क में लहजा होता है, जो सभा में लहजा होता है, वो संसद में लहजा नहीं हो सकता। संसद में आपको संजीदगी से बात करनी पड़ेगी, आचरण मर्यादित करना पड़ेगा, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी हो उसको गंभीरता बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बच्चों की तरह आवाज़ निकालने लग जाएं, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो आप पर दाव लगा रहे हैं वो निराशा की तरफ जाएंगे। आपकी राय? देखिए राघवन जी, राहुल गांधी को हम ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि उनकी हिंदी कमज़ोर है। मैं तो ये कहता हूँ उनकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है। यदि आपकी अंग्रेजी बहुत, आपसे अच्छी अंग्रेजी शशि थरूर की, पर वो तो ऐसा कोई दम पर नहीं पालते। और आपकी हिंदी कमज़ोर हो, अंग्रेजी अच्छी हो, तो भी क्या आप हिंदू को हिंसक बोलोगे? क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, और एक बार कर देते, दो बार कर देते, ये भी समझ में आता। वो जहां मौका मिलता है वहां टारगेट करते हैं और डेलिबरेटली करते हैं। अपन बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी को थोड़ा रिफाइंड होने की जरूरत है। राहुल गांधी बहुत रिफाइंड वे के पॉलिटिशियन है, वो ऑलरेडी बहुत रिफाइंड हो चुके हैं, और ये सब वो जानबूझकर एक स्ट्रेटजी के तहत करते हैं। वो ये गलती से या अनायास कोई निकलेगा शब्द नहीं है। उनको ये पता है कि मैं ऐसा कहूँगा तो मेरी, या पता नहीं उनके सलाहकार उनको क्या सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करने से आपकी इमेज बढ़ेगी, आपका बहुत नाम होगा। अब उनको ये समझना पड़ेगा। अब योगीराज जी वो सलाहकार से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने दो बार देश की पैदल यात्रा की है। जितना उनके सलाहकार देश को जानते होंगे उससे कई गुना ज़्यादा वो देश को जानते हैं। इसलिए सलाहकारों पर तोहमत मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब राहुल गांधी बच्चे भी नहीं हैं, वो 53-54 साल के हो रहे हैं। इसलिए सलाहकार क्या कहते हैं ऐसा कह के हम थोड़ा सा सलाहकारों के साथ अन्याय करेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, करेक्ट कर दिया आपने। क्योंकि मैं तो उनको ये मानता ही नहीं हूँ कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग है या कुछ गलती से हो गया। ये सब प्री प्लान सुनियोजित करते हैं वो, और बार बार करते हैं वो। अभी उन्होंने संसद का मामला निपटा ही नहीं था, हिंसक हिंदू को उन्होंने हिंसक बोला, और अभी उन्हें कह दिया कि हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। अब मूवमेंट को आदमी कैसे हरा सकता है? और फिर वो केवल इतने ही रुकते, वो उसको क्लेरिफाई करते हैं कि वो राम मंदिर का आंदोलन जो लालकृष्ण अडवाणी ने शुरू किया था, मतलब आप उसके पक्ष में खुलकर तर्क भी देते हैं। वो हिंदू शक्ति जिसका शास्त्रों में उल्लेख थे, हमको उस तरह है। तो एक तो आपको पता नहीं कितनी जानकारी है, या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। मुझे तो ऐसा लगता है वो दो ही काम उनके आजकल वो करते हैं, एक इमेज बिल्डिंग का और दूसरा बॉडी बिल्डिंग का। वो संसद में जिस तरीके से वो अपीयर होते हैं हाफ टी शर्ट और डोले शोले करके, तो मुझे एक लगता है कि वो इस पर भी कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ये उनकी व्यक्तिगत मसला है, लेकिन मैं फिर एक बार बात कह रहा हूँ कि संसद में बोलने में और बदतमीजी में भी अंतर होता है। आप भाषा कोई सी भी चुन सकते हैं,
लेकिन ये कौन सी भाषा है कि सदन में अध्यक्ष उधर बैठे और आप उनकी तरफ आसंदी की तरफ पीट करके बैठे? भाई इसमें तो ना तो आपको बोलना, ये तो आपने एक्शन करके दिखाया। आप सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं। और दूसरा, आप ठीक वैसे तरह की हरकत कर रहे हैं जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे जो शोर शराबा करते हैं और चिल्ला चोट करते हैं और प्रेरित करते हैं कि जाइए बेल में, जाइए वहाँ जाके और होहल्ला मचाइए। तो ये सब चीज़ें भाषा से परे है, इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं। आप ये सब जानबूझ करके करते हैं। और दूसरा, एक टारगेट ये करते हैं कि मोदी को कैसे बदनाम किया जाए। विपक्ष इसके पहले भी था, और जो आज प्रधानमंत्री हैं या जो बीजेपी आज सत्ता पक्ष में है, ये भी कभी विपक्ष में थी, लेकिन कभी इतने निचले स्तर पर आके संसद में ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल, सवाल है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। अभी बजट सत्र, बजट शुरू होगा। मैंने एक बार चर्चा में कहा था उमाकांत जी की, जब देश का पहला बजट आया था 1948 की बात है, 1949 की, तब लगभग 125 करोड़ के आसपास का बजट था देश का, और उस पर 4 दिन तक चर्चा हुई थी। और इस समय 15-20 लाख करोड़ का बजट होगा हमें लगता है, और उस पर 4 घंटे भी चर्चा नहीं होती है। तो फिर हम आखिर, सरकार तो अपनी जगह है, प्रतिपक्ष को भी सरकार को घेरना चाहिए कि वो चर्चा के लिए मजबूर हो जाए। अब यही बात है कि क्या आप सियासत को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, ये हमें पहले दिन से दिख रहा। हमने आशंका प्रकट की है कि अगले 5 साल बड़े कठिन होने वाले हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि संसद में ऐसे दृश्य नज़र ना आए जिसमें लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय हाथापाई करते नजर आए। ये भी हमें आशंका पैदा हो रही है कि कहीं सदन के भीतर ये नज़ारे जरूर देखने को मिलेंगे अगर लोगों ने सुधार नहीं किया अपने आप में। आपकी राय? राघवन जी, दुष्यंत जी का एक बहुत पुराना शेर है, कैसे कैसे मंजर ये सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बिल्कुल उसी स्थिति में संसद और विधानसभा हमारी है आज। देखिए, जैसे परिवार में एक जेनरेशन गैप होता है ना, कुछ वैसी ही स्थिति संसद में निर्मित हो गई है और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ बायस्ड है, सब कुछ पहले से तैयार किया गया है, बल्कि मैं कहूंगा सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। कोई एक ऐसी बात लोगों के दिमाग में है कि संसद को या तो चलने नहीं देना है या सारा ध्यान हमारी तरफ रहे, ये एक ऐसी मंशा लोगों की है। और हम संसद की ही बात क्यों करें, अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में भी लगभग 19-20 इसी तरह के दृश्य रहे हैं, देखने सुनने वालों ने देखे हैं। तो ये मैं बड़ा के तू बड़ा की जो एक पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये बहुत खतरनाक है। आप स्कूल कॉलेज के लेवल के जो हमारे फंक्शंस हुआ करते थे, उसमें भी इस तरह की हुटिंग करने के बाद जो विद्यार्थी ये हुटिंग करता था ना, वो इधर उधर देख कर करता था कि कहीं प्रिंसिपल की निगाह नहीं पड़ जाए, कहीं एचओडी की निगाह नहीं पड़ जाए। अब तो सरेआम हो रहा है, सीटियां बजाई जा रही हैं, एक दूसरे पर फिक्रे कसे जा रहे हैं। बहुत बहुत ही अशोभनीय, मतलब संसद की जो मर्यादा है वो कहीं बची नहीं, तार तार हो गई है। देखिए राघवन जी, इसमें एक बात और है जी। किसी को अपने प्रिंस होने का एहसास है, वो किसी को अपने आत्ममुग्ध होने का एहसास है, और किसी को ऐसा लगता है कि मैं सुधार सकता हूं, मैं सुधार लूं। इसके बीच में संसद डोल रही है। और एक बात योगी जी ठीक कह रहे थे कि थोड़ा मसल्स पावर वाली बातों के जरिए सामने आने लगी है। तो ये आगे चल करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत रूप ले सकती है, इसलिए कि किसी भी सूरत में हर संसद में बैठा हुआ प्रतिनिधि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, और ये अच्छे संकेत नहीं है लोकशाही के लिए कम से कम। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है उसी पर ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि देश का भविष्य तो यही है। स्कूल के बच्चों से लेकर संसद में जो नौजवान आए हैं, खासतौर से प्रतिपक्ष पर लोग दाव लगाता है कि अगली बार ये सरकार में आएंगे। आपने एक शेर का जिक्र किया था, मैं उसी तारतम्य में रंजन जी बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग कि जो दरख्त खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अगर आप में संजीदगी नहीं है, आप में शब्दों के प्रति गंभीरता नहीं है, गहनता नहीं है, और आचरण में संतुलन नहीं है, तो फिर आप खोखले दरख्त की तरह होंगे। और हमारी बदनसीबी है कि हम उन्हीं दरख्तों से लिपटते जा रहे हैं कि अगला भविष्य यही है देश का। हम इस पर जाना चाहते थे कि क्या संसद में सलमान खान की तरह मसल्स पावर दिखाए जाएंगे? क्या जिस ढंग से राहुल गांधी अपने आप को शो करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कुछ संसद का ड्रेस कोड है,
आपको कोई भी कपड़े पहन कर आप आ सकते हैं, लेकिन क्या संसद में जीन्स और टी शर्ट पहन के आना ठीक लगता है किसी को भी? अगर यही सब आचरण है तो फिर आप संसद के उन सब चीज़ों को, परंपराओं को हल्का कर रहे हैं। अगर आप संसद को हल्का करेंगे तो फिर देश भी बहुत आपको गंभीरता से नहीं लेगा। अलग बात है कि जी जनरेशन गैप वहाँ जी भी दिखता है, यही जी ये सब है। मैंने तो कहा था राहुल रंजन जी कि जब तक सोनिया जी लोकसभा में थी तो उनकी भी एक वरिष्ठता दिखती थी, संजीदगी दिखती थी। उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, वो भले इटली में पैदा हुई हो। भारतीय लोकतंत्र और संसद के प्रति उनका एक भी आचरण ऐसा नहीं है जो उनके व्यवहार को या संसद की गरिमा को कमतर करता हो। लेकिन जब वो राज्यसभा में चली गई तो लगता है कि कांग्रेस और प्रतिपक्ष एक तरह से खुला हो गया पूरा, और सदन में बैठे जो वरिष्ठ नेता वो खुद ही कह रहे हैं कि गर्भगृह में आ जाओ, वेल में आ जाओ। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब वेल में आते हैं तब राज्यसभा के सभापति कहते हैं, उपराष्ट्रपति जी, कि ये संसद इतिहास में काला दिन है। तो क्या जो कुछ घटित हो रहा है, हमारी चिंता यह है एक पत्रकार के नाते कि अब तो हमारे कुछ मीडिया कर्मियों ने भी जो स्थिति की है और जो मीडिया घरानों ने जिस तरह से, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुकर्म किए हैं, उसके चलते हम सच के साथ खड़ा नहीं हो सकते। अगर कोई ये चर्चा सुनेगा तो बोलेगा कि ये या तो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। और जो भी लोकतंत्र को पर निशान लगाएगा, जो भी उसको जिसे हम कहेंगे कि खरोंच लगाएगा, मीडिया उसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि आप किसी से भी कड़वा सवाल कर लीजिए, अगर राहुल गांधी से पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहेंगे कि आप भाजपा से बात कुछ करके आए, उनके सवाल कर रहे हैं। अगर मुलायम सिंह के चिरंजीव अखिलेश यादव से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप किस चैनल से हैं, आपके अखबार मालिक का नाम बताइए, वो मेरे पास विज्ञापन लेने आते हैं। अगर इस तरह से आप डोमिनेट करेंगे बदमिजाजी से, मन मर्जी से, तो फिर ना तो मीडिया ठीक चलेगा, आप तो खुद ठीक है ही नहीं, और जो मीडिया थोड़ा बहुत ठीक है उसको भी आप बर्बाद कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हमारे कुछ साथियों और मीडिया हाउस की कुकर्मों से जो मीडिया की स्थिति वो थोड़ी सी बदतर हो गई है। आपकी राय, देश किस तरफ जाने वाला है? चर्चा थोड़ी सी अलग है, समय की कमी है, आप जरूर इसमें अपनी बातचीत को पूरे तरीके से कहें। नहीं सब, मैं निराश नहीं हूँ जी। और मुझे जो लगता है कि अगर हम पिछले 10-20 साल के संसदीय क्रियाकलापों को देखें तो पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए, जब भाजपा विपक्ष में थी तो जो चर्चा की बात करती है, 45 दिन ये संसद ठप रहा है। और वेल में कोई पहली बार नहीं आ रही, कांग्रेस आ रही है। भाजपा देखिए अगर पूरा, और हम तो विधानसभा का देख रहे हैं कि भाजपा नहीं आती थी वेल में, कितनी बार आई है, पेपर फेंके गए हैं, उड़ाए गए हैं। तो इसको मैं मानता हूं कि जो संसद के अंदर हो रहा है, जब तक ये कोई मर्यादा नहीं लांघते हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। और बहुत बुरी बात नहीं है जब तक भाषा का संयम रहे और किसी के प्रति आप बहुत ही अभद्रजनक टिप्पणी ना करें, किसी पेपर ना फेंक दें, माइक ना उखाड़ दें। अगर भाषा का संयम रखते हुए आप वेल में जाते, वेल में जाना तो राइट है, जाते रहे, हर पार्टी जाती है, और हमारे विश्व जो अगर हमारा मुद्दा उठा रही है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं निराश नहीं हूँ। मैं जो व्यवहार को देख रहा हूँ, हाँ अतिक्रमण कहीं ज़्यादा हो सकता है, भाषा का संयम जान। आप याद कीजिए राघवन जी, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, इसी संसद में एक सत्ता पक्ष के सांसद ने कितने गंदे शब्द को यूज किया था। एक मैं उसको कम्युनिटी को लेते हुए वर्ड मतलब यूज नहीं कर सकते थे, गंदा शब्द यूज किया था जी। तो दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा, उनको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। और जब सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको ज्यादा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, बड़ा भाई जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। और विपक्ष उद्दंड तो रहता है, लेकिन अगर संयम रखे हुए हैं, भाषा की मर्यादा रखे हुए हैं, तो हमारे ख्याल बहुत बुरी बात है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि पप्पू यादव सदन में आसंदी के पास जाते हैं और सभापति जो बैठे होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं 4 बार जीत कर आया हूं और किसी की कृपा से जीत कर नहीं आया हूं, आप तो सत्ता पक्ष की कृपा से सभापति बने हैं। ये वो आसंदी पर चढ़कर बात करते हैं। तो ये उदाहरण की बात मैं कर रहा हूं कि गर्भगृह में आप जा सकते हैं, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी गर्भगृह में गया हो, ऐसे उदाहरण नहीं दिखते। ऐसा उदाहरण भी नहीं दिखता कि नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आप सदन में आइए। ऐसा उदाहरण भी नहीं दिखता कि वो ऊ की आवाज़ निकाले। सवाल यही है, ऐसा भी नहीं दिखता कि वो प्रधानमंत्री के पास जाए और गले मिले और आंख मारे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हम अपने लोगों, आखिर हमारे तो लोग हैं ये, और हम इनके लोग हैं। हम इनकी गलत बातों को अगर अनदेखा करेंगे तो एक योगीराज जी कहानी याद आती है कि बचपन में एक बच्चा स्कूल में चोरी करता था, वो रोज़ सामान चुरा के लाता था। एक दिन वो बड़ा चोर बन जाता है
हो सकता है कि ये बात इससे मेल ना खाए, लेकिन मेरा भाव समझिए आप, मंशा ये कि जब वो बड़ा चोर बनता है तो माँ उसकी जब जेल में मिलने जाती है तो वो कहता है कि माँ अगर तूने बचपन में मुझे चोरी करने से रोक दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। हमारा कहना ये कि जो गलती कर रहा है, बड़े भाई की गलती हो, छोटे भाई की गलती हो, अगर हम उसका चालान नहीं करेंगे तो ये चीज़ें प्रमोट होंगी, क्योंकि मीडिया में छा जाए इसके लिए तो वो बैल में जाते हैं, इसलिए तो वो अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश वाला कागज फाड़ के फेंक देते हैं। तो ये वृत्ति है, इसको रोकना जरूरी है। सवाल एक घटना का नहीं है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री थे, उनके अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था। तो ये आदत अगर आगे बढ़ेगी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप जिम्मेदारी के पद पर है, कल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत छोटी सी राय। समय ये जो बात अपन कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ही बात कर रहे हैं। सांसद तो ऐसा करते रहे हैं, ये तो संसद में होता रहा है, लेकिन आपको देश ने एक बड़ी एक सांसद तो आसंदी पर चढ़ जाते हैं। पप्पू यादव बिहार की हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी से लोगों को अपेक्षाएं थी। ठीक, ये राहुल गांधी को कोई ना जनता में हल्के ले रहे थे, ना कोई विपक्ष, ना कोई पत्रकार। जब आप में लोगों ने संभावनाएं देखी तब आपसे उम्मीद थी कि आप उस मर्यादा में रहेंगे, लेकिन आप ही उन मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। संसद को छोड़ सकते हैं आप, संसद कर रहे हैं, करने दो आप, लेकिन आप जिम्मेदार पद पर हैं तो आपको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। और ये भी कभी नहीं देखने को, बहुत कम, या तो पता नहीं आप लोगों को देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री ने, मतलब सारी बहस के बाद यदि सीएम ने जवाब दिया या पीएम ने जवाब दिया तो विपक्ष ने शांतिपूर्वक सुना है। यहाँ ये हुआ कि लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बोले तो पूरे 2.25 घंटे हो हल्ला हुआ, और अभी जगदीश देवड़ा जब विधानसभा में बोले तो जब तक वो बजट पेश करते रहे तब तक हो हल्ला हुआ। जी, ये प्रवृत्ति थोड़ी सी खतरनाक है। उमाकांत जी, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का नायक वही हो सकता है जिसमें त्याग और समर्पण का भाव हो। और ये आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, यहाँ सफल वही हुआ है जिसने कुछ त्याग किया है या जिसने समर्पण किया है। यहाँ दादागिरी करके या हो हल्ला करके या बलपूर्वक कुछ हासिल होगा तो थोड़े समय के लिए होगा। और अभी जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है तो उनके पास बहुत समय है, और मुझे लगता है इससे बेहतर समय उनको नहीं मिलेगा इन 5 सालों से ज़्यादा, कि अपनी जो उन्होंने इमेज बदलने की पदयात्राएं वगैरह करके कोशिश की है, इन 5 सालों में उसको और मजबूत कर लें। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है मुझे। इमेज बदलने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरह के तरीकों से वो कोशिश हो रही है वो तरीके बहुत दूर तक जाते नहीं हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे को फप्तियां कस के इस मामले में बहुत आगे बढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। दरअसल समय तो ज़्यादा हो गया, चूंकि विषय ऐसा था कि हमने इसमें थोड़ी सी समय की पाबंदी को तोड़ा भी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा अंत में कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी की सदन चले, लेकिन राहुल गांधी के लिए खासतौर से अगर नेता प्रतिपक्ष उनके लिए अंतिम पद है तो फिर वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष वो ऊपर जाना चाहते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष उनके कद से छोटा है और वो इससे बड़े हैं, लेकिन वो हू करके तो नहीं हो सकता है, वो दुर्व्यवहार करके तो नहीं हो सकता है, वो सदन का अपमान करके तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मोदी को, बीजेपी को चाहिए था उन्होंने 10 साल में हासिल कर लिया। अब आपकी बारी है, लोग, देश आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप सनातनियों पर, हिंदुत्व पर या किसी भी ऐसे पक्ष का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे जिससे थोड़ी सी भी असहजता महसूस किसी वर्ग को हो, तो वो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी तो हर एक की अपनी अपनी राय। मैं अंत में सिर्फ इतना बोलूँगा कि राहुल गांधी जी जो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि सियासत के सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि उसमें राजीव गांधी दिखना चाहिए, हमें इंदिरा जी दिखना चाहिए, हमें सोनिया गांधी उसमें दिखना चाहिए। वो राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो देश के परिपक्व नेता बनेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे, यही उम्मीद है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, और उमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।